आई सर सचिन शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। और ये सीरीज चल रही थी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम मैथ्स की एनसीईआरटी पैटर्न पर, तो जिसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करा दिया था और उसमें आपकी कुछ क्वेरी थी जिसमें मैं विविध एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन पे बात करने वाला हूँ। और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है जिसमें एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी एक्स स्क्वायर और 3x है। ये एक्स स्क्वायर फंक्शन आपका तब है जब एक्स की वैल्यू आपकी 3 से लेके 0 तक लाई करती है, और 3x आपको तब लिखना है जब x की वैल्यू 3 से लेके और 10 तक यानी 10 तक बिलोंग करती है। अगर आप देखें तो इन दोनों में एक नंबर कॉमन है, वो है आपका 3। ठीक है, इसी तरीके से हमें एक फंक्शन दिया गया है gx और उसमें फंक्शन में हमें कहा गया है कि इसका मान एक्स स्क्वायर और 3x है, और ये वैल्यू तब है जब x का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है लेकिन 2 से बराबर है और 2 से छोटा है। लेकिन 3x की वैल्यू तब है जब आप x का मान 2 या 2 से बड़ा है और 10 या 10 से छोटा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए यहाँ पर f एक फलन है जबकि g एक फलन नहीं है, ऐसा क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर परिभाषित कीजिए कि f एक फंक्शन है जबकि g एक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर अब अगर हम फंक्शन f(x) को परिभाषित करें तो f(x) को परिभाषित करते समय अगर हम यहाँ पर देखें तो 0, 3, 3, 10 इस पर अगर हम वैल्यू निकालें f की वैल्यू 0 पर तो आपको x की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 0। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 3 पुट करने पर हमारे पास मिलेगा 3 का स्क्वायर यानी 9। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे, यहाँ पर 3 और 10 है, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग तो 3 इंटू 3 आपका 9 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 10 रखता हूं तो यहाँ पर x की फंक्शन की वैल्यू 10 पर जो होगी वो आपकी 3 इंटू 10 यानी 30 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो f3 की जो वैल्यू है दोनों जगह क्या है, कॉमन है, एक जैसी है, एक समान है, इसलिए अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग फंक्शन का मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फंक्शन कह सकते हैं क्योंकि फंक्शन में एक नियम था कि प्रत्येक x के लिए जो वैल्यू होगी वो भी आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो x 3 पर 9 है, यहाँ भी 3 पर 9 है। लेकिन अगर हम gx की बात करें तो gx में हमें जो फंक्शन दिखा है उसे आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर और 3x लिखा है, और यहाँ पर आप देखें तो 0, 2 और 10 लिखा है, यानी जहां जहां 3 लिखा है वहां आपका 2 आ गया है। तो हम gx की अब वैल्यू ज्ञात करते हैं, और वो भी कितने पर, 0 पर। तो 0 पर रखने का मतलब जब x का मान आप 0 लेंगे तो आपको लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का मतलब x की जगह आप 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 रखना चाहते हैं तो फर्स्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे x की वैल्यू 2 है तो आपको 2 का स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन अगर आप सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें तो g का मान 2 पर जो होगा वो 3 इंटू 2 इजिकल टू 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी x बराबर 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी 4 भी आ रही है, 6 भी आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी एक ही वैल्यू पर दो वैल्यू आपकी यहाँ पर मैच हो रही है, इसका मतलब g एक फंक्शन नहीं है क्योंकि ये इसकी कंडीशन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि फंक्शन f में x के प्रत्येक मान के लिए y की वैल्यू भी क्या आती है, अद्वितीय आती है, यानी 1 आती है। लेकिन gx में आप देखें तो x की वैल्यू 2 रखने पर gx का मान जो है वो आपका अलग अलग आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फंक्शन दे रखा है और उसमें f(x) की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में कहा है कि ज्ञात कीजिए फंक्शन का मान 1.1 पर माइनस फंक्शन का मान 1 पर, और नीचे लिखा है आपका 1.1 माइनस 1 ये लिखा है। तो सीधी सी बात है, आपको फंक्शन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है तो आपको सबसे पहले f 1.1 की वैल्यू याद करनी है। इसका मतलब आपको x की जगह रखना है 1.1, x इजिकल टू 1.1, इसका मतलब 1.1 का आप लिख लेंगे होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप f1 की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो याद आएगा 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट कर देंगे जिससे हमें मिलेगा 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और अपॉन में आएगा 1.1 और माइनस के 1। अगर आप ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, 1.1 माइनस के 1 आ जाएगा, एक बार 1.1 प्लस के 1 हो जाएगा, और नीचे जो वैल्यू लिखी है उसे आप देखें तो ये ब्रैकेट आपका कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1.1 प्लस 1 यानी 2.1। ये इसका आंसर हो जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसपे क्वेरी थी, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको
प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मैंने क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 1 सॉल्व करा दिया, 2 सॉल्व कराया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ इस तरीके से दिया है जिसमें हमें फंक्शन f(x) लिखा हुआ है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल x माइनस के 1, और इसमें कहा है इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो आप यह समझ लेंगे कि हम प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो प्रांत और परिसर ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, तो प्रांत जो होता है वो x का मान होता है, यानी फंक्शन में अगर हम वास्तविक फंक्शन की बात करें तो x की उन सभी वैल्यूज का समुच्चय जिस पर फंक्शन का मान क्या हो, वास्तविक हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो आपको इस पर वास्तविक मान कब प्राप्त होगा, जब वर्गमूल में आपकी कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और पॉजिटिव में भी क्या वैल्यू हो सकती है, वो आपकी 0 से लेके और वो वैल्यू हो सकती है आपकी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट से लेस देन रहेगी और 0 के इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पर इंटरवल क्या आता है हमारा, x की वैल्यू आपकी 0 या 0 से बड़ी हो सकती है और अनंत से हमेशा छोटी रहेगी, और कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये क्या है, इसका x का मान है। ये कैसे पता चलता है कि जो भी वैल्यू हमें दी गई है वर्गमूल में वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी 0 या 0 से आपकी बड़ी होनी चाहिए और अनंत से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब धनात्मक होनी चाहिए। अब हमें निकालना है x का मान, जबकि वर्गमूल में लिखी गई वैल्यू को हमने इसके बीच में इसलिए रखा है क्योंकि फंक्शन का मान वास्तविक कब होगा, फंक्शन का मान वास्तविक कब होगा, ये कैसे पता चल रहा है कि वर्गमूल में हमेशा वैल्यू जो होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच। इसलिए हमने इसके वर्गमूल में लिखी गई वैल्यू को x माइनस 1 लेस देन इन्फिनेटिव और ग्रेटर देन इक्वल 0 रखा है, क्योंकि वर्गमूल में दी गई वैल्यू अगर 0 से ले और 0 से बड़ी होगी तभी इस फंक्शन का मान वास्तविक आएगा, वरना इसका मान क्या आएगा, काल्पनिक हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें दी गई वैल्यू की कंडीशन लिख दी है जब फंक्शन का मान क्या है, वास्तविक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इस 1 को अगर हम मूव करेंगे तो दोनों तरफ मूव करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने +1 कर दिया तीनों टर्म्स में। ये आपकी असमीकाएं होती हैं जिसमें कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करना होता है उसको सिंगल कर लेते हैं। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस -1 को हटाने के लिए -1 को इधर भी प्लस करेंगे, इधर भी प्लस करेंगे, और आप जानते हैं इनफाइनाइट में अगर 1 प्लस करेंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। इसका मतलब x का जो मान है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बिलोंग करता है, यानी x की वैल्यू बिलोंग करती है इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये तो हो जाता है प्रांत। तो कुल मिलाकर आपको ये तर्क लगाना होता है कि जो भी फंक्शन हमें दिया गया उसका मान वास्तविक कब कब हो सकता है, और हम जानते हैं वर्गमूल में मान वास्तविक केवल तभी आता है जब वर्गमूल में दी गई संख्या आपकी पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव का मतलब 0 से इनफाइनाइट। इसलिए हमने वर्गमूल के अंदर लिखी गई फंक्शन को हमने 0 से इनफाइनाइट के बीच रखा और उसमें x की वैल्यू ज्ञात की, जिसका मान आया हमारा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये तो हो जाता है प्राप्त। अगर हम परिसर ज्ञात करने की बात करें तो परिसर ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि अगर हमें जो प्रांत मिला है वही वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट कर देते हैं तो हमें वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम क्या मिल रही है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमें मिली मिनिमम 1 और मैक्सिमम क्या है हमारे लिए, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो हमें यहाँ पर फंक्शन का मान f(x) क्या मिलने वाला है, वो मिलेगा आपको 0, और अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट रख देता हूँ तो इसका मान क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इक्वल तो नहीं रहेगा, ये तो हमेशा लेस देन रहेगा, इसलिए फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है वो आपकी क्या होगी, वो आपकी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ही होगी, यानी पॉजिटिव ही होगी। तो 0 के इक्वल भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका परिसर हो गया। तो परिसर हो गया हमारा 0 के इक्वल है बट लेस देन रहेगा इनफाइनाइट से, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपका लेस देन था, यानी छोटा ब्रैकेट लगा जिसका मतलब होता है इससे हमेशा छोटा रहेगा, तो इसकी स्मॉल ब्रैकेट, इधर आपका बड़ा ब्रैकेट। ये हो गए हमारे परिसर, जो आपकी फंक्शन f(x) की वैल्यू कहलाती है, या फिर इसे y बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन 1 की वैल्यू आपकी 0 और इनफाइनाइट पर क्या है, इनफाइनाइट, इसलिए परिसर का जो मान होगा वो 0 से इनफाइनाइट के बीच लाई करेगा। यहाँ पे इनफाइनाइट छोटा ब्रैकेट लेगा और 0 जो है बड़ा ब्रैकेट लेगा, क्योंकि 0 पर मान क्या आ रहा है, 1 के द्वारा आ रहा है जो बराबर भी है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट, और इनफाइनाइट हमेशा छोटा रहेगा इसलिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आएगा। तो ये हो जाता है हमारा परिसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या रखा है कि f और g दो फंक्शन दे रखे हैं हमें, जिसमें f(x) का मान जो है वो है आपका x+1, और एक gx दे रखा है जिसमें gx का मान है आपका 2x - 3, जिसमें दोनों ही फंक्शन g r to r
और जी फंक्शन भी आपका R2R यानी रियल वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर भी बिलोंग करता है, यानी इसका प्रांत और सहप्रांत दोनों ही क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले फंक्शन f और प्लस जी। तो वेरी सिंपल, आपको फंक्शन f प्लस जी ज्ञात करने के लिए इसके बाहर आप इस तरीके से x शो कर देंगे, जिसका मतलब होता है fx प्लस gx। तो दोनों ही फंक्शन क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका 3x माइनस के 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप माइनस ज्ञात करना चाहते हैं f माइनस जी, तो इसके बाहर आप x शो कर देंगे, जिसका मतलब हो जाएगा fx माइनस के gx। तो जो फंक्शन आपने ऐड किए उसी को माइनस कर देंगे, x प्लस 1 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और 1 4 और माइनस के x, ये हो जाएगा हमारा f माइनस जी की वैल्यू, यानी फंक्शन ऑफ f माइनस जी। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है f अपॉन जी ज्ञात कीजिए, तो इसके बाहर आप x दिखा देंगे, ये x आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा fx अपॉन gx की फॉर्म में, जिसमें आप fx का मान रख देंगे x प्लस 1 और डिवाइड में रख देंगे gx का मान 2x माइनस 3। तो ये एक फंक्शन हो जाता है जो आपका f अपॉन जी होता है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक रिलेशन दे रखा है, यानी ये फंक्शन को डिफाइन किया है, जिसे कि कुछ इस तरीके से दिखा गया है। पेयर एलिमेंट में 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3, और कहा है इसकी जो मैपिंग हो रही है fx का जो मान है वो आपका किस तरीके से है, पूर्णांक से पूर्णांक पर है, यानी दोनों ही क्या है आपके पूर्णांक है, प्रांत और सहप्रांत। फिर क्वेश्चन में कहा है कि अगर fx का मान आपका ax प्लस b के बराबर हो तो यहाँ पर a और b के मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है a b के मान निर्धारित करके। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हमें देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले 1, 1। इस 1, 1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 पर, फंक्शन का मान 1 पर जो है वो भी क्या है 1 है। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 रखने पर फंक्शन का मान जो 2 पर है वो आपका 3 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे a इंटू 1 और प्लस के b इज इक्वल टू f1 की वैल्यू 1। इसी तरीके से जब आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस के b इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो ये आपका 3 माइनस 1 आपका 2 बचेगा, v से b कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस a बचेगा, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर मैं 2 यहाँ पुट कर देता हूँ तो यहाँ से b की वैल्यू मुझे मिलेगी 1 माइनस के 2, यानी b इज इक्वल टू माइनस के 1। अगर आप देखें a और b की वैल्यू अगर हम fx में रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2a माइनस के b, 2x माइनस के b, तो ये हो जाएगा हमारा 2x और माइनस के b की वैल्यू 1, यानी 2x माइनस 1, ये हो जाएगी हमारी फंक्शन की वैल्यू, जो a और b की वैल्यू निकालने के बाद डिसाइड की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया है, जो इस एक्सरसाइज की लास्ट आपकी क्वेरी है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक सेट दे रखा है A, और उस सेट में हमें वैल्यू दी है 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, 9, 10, 11, 12 और 13। फिर क्वेश्चन में कहा है कि एक फंक्शन है आपका f जो a से मैपिंग करता है n पर, यानी इस सेट से आपको x की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, और जो भी y की या फंक्शन की वैल्यू मिलेंगी वो आपकी एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पर फंक्शन को जो डिफाइन किया वो कुछ इस तरीके से किया है, fn इज इक्वल टू n। इसका मतलब कि आप इसमें n की जो भी वैल्यू रखेंगे वो n के इक्वल ही होगी। इसका मतलब अगर आप इसमें 9 पुट करेंगे तो ये 9 आएगा, अगर आप इसमें 10 पुट करेंगे तो ये 10 होगा, अगर आप इसमें 11 पुट करेंगे तो ये 11 आएगा, अगर आप इसमें 12 पुट करेंगे तो ये आपका 12 होगा, अगर आप इसमें 13 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 13 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि f का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का परिसर ज्ञात कीजिए, और ये इन्होंने कहा है n का महत्तम अभाज्य गुणांक है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक सेट दे रखा है a, जिसमें वैल्यू दे रखी है 9, 10, 11, 12 और 13, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो a से n है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रांत है वो a है और जो हमारा परिसर है वो आपका n है, यानी y की वैल्यू। तो इस तरीके से अगर हमें फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमें दे रखा है fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक। इसका मतलब ये है कि अगर हम f9 की वैल्यू रखेंगे तो 9 का हमें महत्तम गुणांक लेना है, यानी महत्तम गुणक लेना है। तो 9 जो होता है वो आपका बड़े से बड़ा, अगर गुणनखंड की बात करें तो वो आएगा आपका 3, जो 9 जो है आपका 3 से
डिवाइड होता है। 10 की बात करें तो 10 आपका 5 से डिवाइड होता है, और 11 से डिवाइड होता है। 12 आपका 3 से डिवाइड होगा, और 13 जो है आपका 13 से डिवाइड होगा। अगर हम बात करें 3 से पहले, ये आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और 3 से भी, और 9 से भी। लेकिन अगर हम बात करें आपकी 9 की, तो ये आपका अभाज्य नहीं है, ठीक है। महत्तम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है महत्तम भी हो और अभाज्य भी हो, यानी बड़े से बड़ा भी हो और अभाज्य हो, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो यहाँ पे होगा आपका 3, यानी 9 की जो मैपिंग होगी वो 3 पर होगी। अगर हम 10 की बात करें तो 10 का फैक्टर गुणा का आपका 1 भी होता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है, और 10 भी होता है। महत्तम तो 10 है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, इसलिए आंसर महत्तम क्या होगा, 5 होगा, जो अभाज्य भी है और बड़े से बड़ा भी है। 11 की बात करें तो 11 में तो केवल एक ही फैक्टर होता है 11। अगर हम 12 की बात करें तो इसमें 12 आपका 1 की टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। लेकिन आप ये देखें तो ये तीनों ही संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या केवल आपका 3। इसी तरीके से 13 की बात करें तो 13 आपका 13 के ही टेबल में आता है, तो मैक्सिमम नंबर आपका 13। इसका मतलब अगर हम f की बात करें तो f में आपकी जो मैपिंग बनेगी, पे बाय पेयर बनेंगे आपके, वो 9 का पेयर बनेगा 3 के साथ, 10 का पेयर बनेगा 5 के साथ, 11 का पेयर बनेगा 11 के साथ, 12 का पेयर बनेगा 3 के साथ, और 13 का पेयर बनेगा 13 के साथ, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपका फंक्शन की वैल्यू है। अगर इसमें हम परिसर की बात करें तो परिसर क्या होना चाहिए, परिसर इसमें सेकंड वाली वैल्यू होती है वो आपकी 3, 5, 11 और 13 होंगी, जिसमें 3 का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन इसमें हम केवल 1 टाइम ही लिखेंगे। तो ये थी आपकी विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 2 की, संबंध और फलन की। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वारी होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।